जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जहां रशिया में चाणक्य जयशंकर तो चीन में अजीत डोभाल। जी हां, एक्शन में भारतीय कूटनीति के दो दिग्गज। अचानक क्या है भारत का सबसे बड़ा प्लान दोस्तों? जहां एक तरफ अजीत डोभाल जी चीन यात्रा पर निकले, वहीं लद्दाख में 56 करोड़ से बनेंगे 36 चेक डैम। उधर आपको बताएंगे क्या आसिम मुनीर के ईरान दौरे पर सच छिपा रहा है पाकिस्तान। तेहरान की घोषणा के बाद भी साध ली चुप्पी दोस्तों मक्का पैक्ट पर। क्या सच में हो रही है ईरान के साथ बात? तो वहीं आपको बताएंगे मुनीर को मौलाना फजलुर रहमान ने दिलाई 1971 के शर्मनाक हार की याद। कहा कहीं फिर नक्शा ना बदल जाए पाकिस्तान का। जी हाँ, कहा इसकी बहादुरी हम पहले ही देख चुके हैं। आखिर किस बात पर ऐसा तंज कसा मौलाना ने दोस्तों? तो वहीं भारत को धमकी देने वाले पाकिस्तानी आर्मी की हालत हुई खराब, भयंकर रैंकिंग गिरी नीचे। दोस्तों बताएंगे क्या स्थिति है पाकिस्तान आर्मी की और क्या है भारत की स्थिति। तो वही आपको बताएंगे दोस्तों निजर हत्या कांड पर खुला बहुत बड़ा राज। इस गैंगस्टर ने ली मर्डर की जिम्मेदारी और उसके पीछे बताया कारण, जिसका हुआ है अब जाकर बड़ा खुलासा। आपको एक से एक बेहतरीन अपडेट बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि अजीत डोभाल जी जैसा एनएसए और जयशंकर जी जैसा विदेश मंत्री ना कभी हुआ था ना कभी होगा, और इन्होंने वाकई में देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी सोमवार को बीजिंग जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको मॉर्निंग में बताया, वे भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच सीमा विवाद पर बातचीत के 25वें दौर में हिस्सा लेंगे। यह बातचीत नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित भारत दौरे से ठीक पहले हो रही है। हालांकि शी जिनपिंग के दौरे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों को उम्मीद है कि इस में शामिल होंगे। इससे शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात का मौका भी मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस समय मॉस्को में भारत रशिया अंतर सरकारी आयोग IRIGC टेक के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। जी हां, इस दौरान उन्होंने रशिया के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय आर्थिक, रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर गहन चर्चा की है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार जयशंकर जी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी एक अहम मुलाकात होना संभव है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार सीमा वार्ता के लिए भारत के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अजीत डोभाल जी मंगलवार को अपने चीनी समकक्ष पॉलिट ब्यूरो सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के अलावा इस बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय संबंधों रिश्तों को स्थिर करने की दोनों पक्षों की कोशिशों और अगले महीने शी जिनपिंग के भारत दौरे की संभावना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दोस्तों अजीत डोभाल जी की बीजिंग यात्रा से ठीक पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक बार फिर भारत का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता ही चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों की प्राथमिक शर्त है। साल 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में भारी तनाव आया था, जिसे बीते कुछ महीनों में कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत से पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों अक्टूबर 2024 में रशिया के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने रिश्तों को धीरे धीरे और लगातार सामान्य बनाने का रास्ता साफ किया। प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति जिनपिंग की पिछली मुलाकात पिछले साल अगस्त में हुई थी। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट के दौरान हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों में सकारात्मक गति और लगातार हो रही प्रगति का स्वागत किया था और इस बात को फिर से दोहराया कि दोनों देश विकास में साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं, और उनके मतभेदों को विवादों में नहीं बदला जाना चाहिए। भारत इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। इस बात की मजबूत संभावना जताई जा रही है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली अवश्य आएंगे। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो पिछले 7 सालों में शी जिनपिंग का ये पहला भारत का दौरा होगा। ब्रिक्स से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच एक अलग द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है, जिसके लिए अजीत डोभाल जी की मौजूदा बीजिंग यात्रा बेस तैयार कर रही है, जमीन तैयार कर रही है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने वाले दिनों में मध्य एशिया दौरे और नई दिल्ली में पुतिन जिनपिंग की संभावित
मौजूदगी का मतलब है कि भारत पश्चिमी देशों और पूर्वी ब्लॉक के बीच एक मजबूत संतुलन बनाकर चल रहा है। तो यह है पूरी कहानी दोस्तों, जहां पर रशिया में चाणक्य जयशंकर जी और चीन में जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल जी दोनों के दोनों एक्शन मोड में है। दोस्तों भारत के ये कूटनीति के दो सबसे बड़े दिग्गज दोनों दिशाओं में पहुंचकर फिर एक बार मील का पत्थर हासिल करने की पूरी तैयारी में है। अपना भारत क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट में ऑल द बेस्ट जयशंकर जी एंड ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक अजीत डोभाल जी लिखना मत भूलिएगा जो भी इस खबर को देख रहे हैं। साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनकी कूटनीति को बेहतर मानते हैं तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां साथ में जानकारी ये भी आ रही है दोस्तों कि लद्दाख में 56 करोड़ से 36 चेक डैम बनाने की है तैयारी। केंद्र को इसके लिए भेज दिया गया है प्रस्ताव। जी हां, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की अगुवाई में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 36 नए चेक डैम बनाने के लिए केंद्र सरकार को 56 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की ये पहल ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी और नदी के उस पानी को रोकने के लिए है जो अभी बिना इस्तेमाल हुए बह जाता है। ये प्रस्ताव मई में LG सक्सेना और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच हुई बैठक के बाद आया है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें लद्दाख की रॉक चेक डैम पहल के बारे में बताया था। ये नया प्रस्ताव केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जल सुरक्षा की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें प्रोजेक्ट हिम सरोवर, हिमालयन रॉक चेक डैम, ईगू फेस सिंचाई नहर और माहे नहर शामिल है। इस प्रोजेक्ट का मकसद 18,600 एकड़ से ज्यादा सूखी जमीन तक भरोसेमंद सिंचाई सुविधा पहुंचाना है। प्रस्ताव में स्थानीय पानी की कमी को दूर करने के लिए कारगिल में शुरू नदी पर 29 चेक डैम या वीयर बनाने और लंबे समय तक पानी और खेती की सुरक्षा के लिए लेह में सिंधु नदी पर 7 हिमालयन रॉक चेक डैम बनाने की योजना है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, आसिम मुनीर के ईरान दौरे पर क्या वाकई में सच को छिपा रहा है पाकिस्तान? तेहरान की घोषणा के बाद भी साध ली चुप्पी, क्या वाकई मक्का पैक्ट पर हो रही है बात? बता दें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान पहुंच चुके हैं। ये इस साल मुनीर की ईरान की जो है तीसरी यात्रा होगी। इस्लामाबाद ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को खत्म करने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। इससे पहले नाम ना बताने के कंडीशन पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने अल जजीरा से पुष्टि की थी कि यह दौरा होगा, लेकिन उन्होंने इसके एजेंडे के बारे में विस्तार से बताने से साफ इनकार कर दिया था। दोस्तों पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटो सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के साथ साथ विदेश मंत्रालय और सूचना मंत्रालय ने भी आसिम मुनीर के इस दौरे पर कुछ भी नहीं कहा था। इस दौरे की घोषणा इस्लामाबाद के बजाय तेहरान ने की है, जो काफी असामान्य बात है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि यह दौरा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के पाकिस्तान के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। बघाई ने तेहरान में पत्रकारों को बताया कि आसिम मुनीर अपनी यात्रा के दौरान ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। ये दौरा मुनीर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच 4 दिनों के भीतर बुधवार और शनिवार को 2 बार टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद हो रही है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों अधिकारियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रम और पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोस्तों इस बातचीत में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच इस महीने हुए मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ईरानी अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत में यमन के हुती लड़ाकों का भी मुद्दा उठ सकता है, जिनके शिपिंग लेन पर हमलों ने जो है बार बार संघर्ष के बढ़ने का खतरा पैदा किया है। माना जाता है कि हुती लड़ाकों को तेहरान से समर्थन मिलता है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच 17 जून को हुए इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में तय की गई 60 दिनों की समय सीमा अगस्त के मध्य में खत्म हो गई और किसी भी पक्ष ने इसे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या वाकई में ईरान इस्लामिक नाटो का मेंबर बनेगा? क्योंकि न्योता तो मिल गया, अब हामी भरने की देरी है। अगर यह रिपोर्ट कंफर्म हो जाती है और ईरान जो है इसको मंजूर कर लेता है, मंजूरी दे देता है, तो वर्ल्ड ऑर्डर में दोस्तों बहुत बड़ी घटना होगी। ईरान और सऊदी अरब ने मिडल ईस्ट के संघर्षों में सालों तक एक दूसरे के खिलाफ पक्ष में समय बिताया है और हाल ही में उन्होंने राजनयिक संबंध फिर से बनाना शुरू किया है। अब वे दोनों एक ही क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के तहत आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए इसके नतीजे पश्चिम एशिया की भू राजनीति से कहीं आगे तक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर ईरान मंजूरी दे देता है तो आप यूं समझ लीजिए भारत पर बड़ा तगड़ा असर पड़ेगा। जिनको नहीं पता क्या असर पड़ेगा तो हमने सुबह की अपडेट में आपको बता रखा है दोस्तों। जिनको नहीं
नहीं पता वो इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं, मॉर्निंग आज 24 तारीख की खबर। उसमें हमने डिटेल से आपको बताया है दोस्तों कि ईरान ने हामी भरी तो भारत पर कैसा असर पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट। तो वहीं आपको बता दें पाकिस्तान में तानाशाही की बड़ी जानकारी, एक बिल पास और आसिम मुनीर बन गए 3-3 पदों के मालिक। क्या अब शहबाज शरीफ ने टेक दिए घुटने? बता दें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के असली तानाशाह बन चुके हैं दोस्तों। ये कहना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, हाल ही में पाकिस्तानी संसद में डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 पास किया गया है। अपर हाउस के सदस्यों को इसकी कॉपी मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर इसे पास कर दिया गया, जिसके बाद आसिम मुनीर को और ज्यादा शक्तियां दे दी गई। अब आशंका यह है कि आसिम मुनीर राष्ट्रपति की कुर्सी हथिया सकते हैं और देश की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में पहुंच जाएंगी। आसिम मुनीर पहले पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख बने और फिर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के चीफ बने। यह अपने आप में एक दुर्लभ बात है दोस्तों। भारत से संघर्ष में हार के बाद भी अपनी नाक बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया और उसके बाद वो रॉकेट फोर्स के प्रमुख बन गए। कुल मिलाकर आज की तारीख में तीनों बड़े पद के मालिक आसिम मुनीर है, जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होने जा रही है दोस्तों। पाकिस्तान में नए कानून के बनने के बाद अब आसिम मुनीर सेना के हर एक अंग के सर्वे सर्वा बन गए हैं। पाकिस्तान में अब एक नई नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाई गई, जिसके पहले प्रमुख के तौर पर पिछले महीने जनरल आमिर रजा को नियुक्त किया गया है। वो आसिम मुनीर के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में उनसे 5 साल जूनियर हैं। वो आसिम मुनीर के बेहद खास माने जाते हैं। कमांड स्ट्रक्चर में जिन नए जनरलों की नियुक्ति की गई है वो सभी के सभी आसिम मुनीर के खास हैं दोस्तों। ऐसे में आपके मन में ये सवाल अवश्य उठा होगा कि आसिम मुनीर के पास इतनी शक्तियां आने का क्या ही मतलब है। तो बता दें इसके 3 सबसे बड़े मतलब है, जहां पहला मतलब है कि पाकिस्तान ईरानी मॉडल के जरिए लंबी और कम दूरी वाली पारंपरिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके अगली लड़ाई जीतने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान का यह मानना है कि परमाणु और पारंपरिक सेनाओं को अलग अलग रखने से यह मुमकिन हो जाता है। वहीं दूसरा मतलब है पाकिस्तान की सेना अब देश के बजट से जितना मर्जी हो उतना हिस्सा ले पाएगी। पाकिस्तानी सेना के लिए अब दनादन मिसाइलें बनाई जाएंगी और उसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी। पाकिस्तान के सभी संसाधनों पर सेना का हक है और दूसरी तरफ देश पर 83 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है, लेकिन सेना के लिए फिर भी हथियार बनाए जाएंगे। तीसरा मतलब है आसिम मुनीर एक साइको की तरह काम कर रहे हैं और उसे देखते हुए भारत को हर एक सेकंड अलर्ट रहना होगा। भारत को भी अपने कमांड को लेकर जल्द फैसला करना ही होगा। हालांकि यह मुश्किल काम है, लेकिन तेजी से करना होगा, ताकि अगर पाकिस्तानी सेना की तरफ से ईरान की तरह मिसाइलों का बैराज लॉन्च हो तो भारत 10 गुना ज्यादा क्षमता के साथ जवाब दे सके। जी हाँ, वो भी कुछ मिनटों में जवाब दिया जाए ताकि दुश्मन को संभलने का मौका तक ना मिले। जी हाँ, ये 3 सबसे बड़े मतलब है कि आसिम मुनीर के पास इतनी शक्तियां आ चुकी हैं दोस्तों, जहां पर शहबाज शरीफ वाकई में बेबस, लाचार और अब अपाहिज बने दिखाई दे रहे हैं। बेशक वो प्रधानमंत्री है, लेकिन शक्तियां आसिम मुनीर के पास ज्यादा है। जी हाँ, वही बता दें उधर आसिम मुनीर को मौलाना फजलुर ने इतनी शक्तियां हासिल करने के बाद दिला दी 1971 के शर्मनाक सरेंडर की याद। कहा फिर कहीं नक्शा ना बदलवा दो। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ देश की जनता बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रही है। उन्होंने सेना के बड़े अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम इस देश की रक्षा करने वाले हैं। किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस देश को नुकसान पहुंचा सके। मैं मानता हूं कि आप बहुत ताकतवर हैं। रहमान ने आसिम मुनीर के मौजूदा रवैये की तुलना 1971 में पाकिस्तानी सेना की हार से की। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिन तक युद्ध हुआ था। 16 दिसंबर को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। इसके बाद पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा उससे अलग हो गया और बांग्लादेश आजाद हुआ। रहमान ने पाकिस्तानी सेना को याद दिलाया कि 1971 में सरेंडर करने से ठीक एक दिन पहले सेना ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो आखिरी दम तक लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुझे याद है और शायद कुछ बुजुर्गों को भी याद होगा कि दिसंबर 1971 में हथियार डालने से एक दिन पहले जनरल याहया खान ने सेना को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि हम सड़कों पर लड़ेंगे, रेगिस्तान में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे, कारखानों में लड़ेंगे, पहाड़ों में लड़ेंगे और उनके खिलाफ लड़ेंगे। हम लड़ेंगे। हमने उस समय ये बड़ी बड़ी बातें सुनी थी। इसके बाद रहमान ने सेना के पुराने खोखले दावों को आज की स्थिति से जोड़ते हुए सवाल किया कि जब जनता इतनी तकलीफ में है तो उसे इतनी बड़ी परेशानियों में क्यों डाला जा रहा है और सेना जनता की तकलीफों के प्रति इतनी बेपरवाह क्यों है। उन्होंने कहा कि आप देश और जनता की परीक्षा क्यों ले रहे हैं। जब आपकी जनता परेशान है तब आप मजे क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा
है कि तब से लेकर अब तक लगभग आधी सदी से इसी इलाके में खून बहता आ रहा है। जब इस तरह खून बहता रहता है तो ये भौगोलिक बदलाव का संकेत होता है। लगातार सरकारी अत्याचार और जारी संघर्ष से देश की एकता को खतरा बताते हुए रहमान ने कहा कि इससे इलाके के टूटने और सीमाओं में बदलाव की संभावना पैदा हो सकती है। उन्होंने आसिम मुनीर को चेता दिया कि कहीं फिर से नक्शा ना बदल जाए पाकिस्तान का। यानी कि दोस्तों इन्होंने आसिम मुनीर को हकीकत से अवगत कराया है, रियलिटी चेक दिया है कि भारत की ताकत को हल्के में मत लेना। जितना तुम भौंक रहे हो, जितना तुम चिल्ला रहे हो, एक सेकंड में भारत तुमको शांत कर देगा और जिस क्षेत्र पर तुम नाच गा रहे हो वो क्षेत्र भी तुमसे छीना जा सकता है, यानी वो अपने क्षेत्र को वापस ले सकता है भारत। रियलिटी चेक दिया गया है मुनीर को। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर दोस्तों? क्या समय रहते पीओके को ले लेना चाहिए वापस? जो भी आपकी राय हो इस पर जवाब दीजिएगा, वहीं बता दें। अब बात करते हैं दोस्तों रैंकिंग की, जहां पर भारत को धमकी देने वाले पाकिस्तानी आर्मी की हालत हुई खराब, भयंकर गिरी है रैंकिंग। तो वहीं भारत की क्या है स्थिति आपको बता दें दोस्तों। ग्लोबल फायर पावर की 2026 की मिलिट्री रैंकिंग में भारत जो है 145 देशों की सूची में दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सैन्य ताकत है। इस सूची में अमेरिका पहले, फिर उसके बाद रशिया और फिर चीन जो है वो तीसरे स्थान पर है, और उसके बाद यानी चौथे स्थान पर अपना भारत है। पाकिस्तान कितने नंबर पर पहुंच गया है दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हैं? इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए 60 से ज्यादा बातों को ध्यान में रखा गया है। इनमें सैनिकों की संख्या, टैंक, विमान, युद्धपोत, रक्षा बजट, सामान पहुंचाने की क्षमता, प्राकृतिक संसाधन और देश की जियोग्राफिक पोजीशन शामिल हैं। इसमें पावर इंडेक्स स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्कोर का नंबर जितना कम होता है सैन्य ताकत उतनी ही ज्यादा मानी जाती है। अब ऐसे में क्या आपने गेस किया दोस्तों, क्या नंबर होगा पाकिस्तान का, कितने नंबर पर मौजूद है? तो आपको बता दें पाकिस्तान जो है 14वें नंबर पर मौजूद है दोस्तों। 2026 की रैंकिंग में अमेरिका 0.0741 पावर इंडेक्स के साथ पहले स्थान पर है। अमेरिका के पास बड़ी वायुसेना, मजबूत नौसेना, आधुनिक हथियार और दुनिया के कई हिस्सों में सैन्य मौजूदगी है। रशिया के नंबर की बात करें तो 0.0791 के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं चीन है 0.0919 के पावर इंडेक्स के साथ, और भारत की बात करें तो 0.1346 के साथ पावर इंडेक्स के स्थान पर चौथे स्थान पर मौजूद है। और पावर इंडेक्स पाकिस्तान की बात करें तो 0.2626 है। इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच इस सूची में 10 स्थान का अंतर है। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल 1397 विमान है, जबकि भारत के पास 2183 विमान है। पाकिस्तान के पास 331 फाइटर विमान बताए गए हैं, जबकि भारत के पास 476 फाइटर विमान है। टैंकों की संख्या के मामले में भी भारत आगे है। भारत के पास करीब 3913 टैंक और पाकिस्तान के पास करीब 2677 टैंक बताए गए हैं। ऐसे में इन चारों सुपर पावर देश के बाद बात करें तो दक्षिण कोरिया, फिर फ्रांस, फिर जापान, फिर ब्रिटेन, उसके बाद तुर्की और इटली का नंबर आता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत का चौथे स्थान पर होना देश की सैन्य ताकत को दिखाता है। अमेरिका, रशिया और चीन के बाद भारत को इस सूची में सबसे मजबूत सैन्य ताकतों में रखा गया है। ग्लोबल फायर पावर अलग अलग सैन्य संसाधनों और दूसरे मानकों के आधार पर देशों की ताकत का आकलन करता है। परमाणु हथियारों की वास्तविक युद्ध क्षमता को इस पावर इंडेक्स में सीधे तौर पर नहीं मापा जाता। जी हाँ दोस्तों, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। कमेंट में मेरा भारत महान लिख दीजिएगा। वहीं आपको बता दें लीक ऑडियो में निज्जर हत्याकांड पर खुला बड़ा राज, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली मर्डर की जिम्मेदारी, कहा युवाओं को बर्बाद से बचाने के लिए उठाया ये फैसला। दोस्तों, खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर एक कथित लीक ऑडियो ने सनसनी मचा दी है। अमेरिका में रह रहे भगौड़े गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की आवाज बताई जा रही इस रिकॉर्डिंग में वो कथित तौर पर निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी लेता सुनाई दे रहा है। ऑडियो में हत्या के पीछे निज्जर के कथित ड्रग्स नेटवर्क और युवाओं में नशे को बढ़ावा देने को वजह बताया गया है। हालांकि इस रिकॉर्डिंग की स्वतंत्र पुष्टि बेहद अहम होगी। कथित ऑडियो बातचीत गोल्डी बराड़ और खालिस्तान समर्थक आतंकी परमजीत सिंह पम्मा के बीच बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में बराड़ कथित तौर पर कहता है कि निज्जर को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो कथित रूप से ड्रग्स की तस्करी और युवाओं में नशे को बढ़ावा देने में शामिल था। इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली आवाज गोल्डी बराड़ की ही है। हालांकि ऐसे किसी भी कथित कबूलनामे को निर्णायक सबूत मानने से पहले ऑडियो की स्वतंत्र फॉरेंसिक और आधिकारिक पुष्टि जरूरी होगी, जो कि अभी होनी बाकी है। दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी निजी राय? रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप है व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।